चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, थोड़ा सा मैं उसका रिव्यू ले लेता हूँ। वी स्टडीड अबाउट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, और हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये बात की कि यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में। हाउ मेनी? वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये कौन कौन सी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? एवरीबॉडी नोज। दिस इज मास, लेंथ, टाइम। मैकेनिक्स में तो ये 3 ही यूज होती है। थर्मल फिजिक्स में वी यूज टेम्परेचर। देन इलेक्ट्रिसिटी में करंट की बात होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जब हम ब्राइटनेस ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होती है। एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, यू ऑल नो कि हमारे पास ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या इन 7 के अलावा हमारे पास और भी हैं? द आंसर इज बहुत सारी। वी हैव ए लार्ज वेरी गुड नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आल्सो। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलना, ठीक है, मैं सारा ये रिवाइज कराऊंगा। हमारे पास 2 एडिशनल क्वांटिटीज हैं, आज हम उनकी बात करने लगे हैं। इन्हें बोलते हैं हम 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, ठीक है, जो एक्चुअली फिजिक्स की नहीं है। ठीक है, बट वी यूज देम इन फिजिक्स। दीज क्वांटिटीज एक्चुअली बिलोंग टू मैथमेटिक्स, बट सिंस मैथमेटिक्स और फिजिक्स ना इंटर रिलेटेड है, अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इट इज ए इजी गोइंग चैप्टर एंड कहीं से भी स्टार्ट करें तो यू कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद हम मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे विच विल बी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। प्योरली मैथमेटिक्स है वो, बट विल बी यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, वो मैंने इसके बाद के लिए रखा है। मे बी नेक्स्ट वीक हम वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमारे पास 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी हैं? The 2 supplementary quantities are plane angle and solid angle. मैं इन दोनों का आपको आइडिया देने वाला हूं। although solid angle को हम ज्यादा यूज नहीं करते फिजिक्स में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, मैथ्स में यूज होता है, बट फिर भी हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे आज। ठीक है, इस प्लेन एंगल के देखो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट यूनिट्स। जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर का यूनिट र्यूमर है, बड़े सारे यूनिट्स हैं। लेंथ की बात करते हैं, वी हैव मीटर, किलोमीटर, माइल्स, नॉटिकल माइल्स, फुट, यार्ड, इंच, है ना। तो ऐसे ही एंगल के भी बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन हम यहां आज बात करेंगे पहले एसआई यूनिट की। तो एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है इसका एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियन, राइट। लेट अस डिस्कस अबाउट प्लेन एंगल फर्स्ट। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ भी लिया है पहले। हम सिंपली प्लेन एंगल बोले या सिंपली एंगल भी बोलते हैं, तो अंडरस्टूड है कि सिंपली जब एंगल बोलेंगे तो मतलब प्लेन एंगल ही है। बेटा इस एंगल का इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में? व्हाई वी यूज दिस एंगल? ये जो मैथ्स वाला एंगल है फिजिक्स में यूज इसलिए होता है बिकॉज इट इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन। हम किसी भी डायरेक्शन को जब एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली, उस डायरेक्शन को इंडिकेट करना होगा तो हम एंगल की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे अगर मैं कॉमनली बोलूं कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, तो इसका मतलब होता है 2 ऐसी लाइंस बनानी है जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, एक आदमी यहां चल रहा था, 60 डिग्री मुड़ गया, तो 60 डिग्री मुड़ गया मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल से हमें क्या पता चल रहा है? एंगल से हमें डायरेक्शन का इंडिकेशन हो रहा है, एंड इसीलिए फिजिक्स में हम एंगल की बात करते हैं। समझ में आ गया इतना? एंगल का इंपॉर्टेंस क्या है? एंगल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन। ठीक है जी।
एंगल की हेल्प से हम डायरेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इस एंगल को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस स्टडी दैट। सपोज हमारे पास एक सर्कल ले लेता हूं मैं, लेट अस हैव अ सर्कल लाइक दिस, बड़ा सा ले लेते हैं, राइट। और इस सर्कल का सेंटर में ले लूं ये, ठीक है। सेंटर से लेके इस सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करूं अगर, व्हाट वी कॉल दिस लाइन एज रेडियस। वी कॉल इट एज रेडियस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैन आई हैव एज मेनी रेडियस एज आई वांट, जितने मर्जी बनाओ, यस है ना। Yes. सो दिस इज आल्सो रेडियस। तो अगर बेटा ये वाला डिस्टेंस है आर, ध्यान से समझना, मैं बड़े सिंपल तरीके से बहुत बड़ी चीज बता दूंगा आपको अभी। ये रेडियस है आर और ये भी तो रेडियस ही है, मैं इसको आर ही लिख दूं, इसे बोलते हैं सेंटर। मान लीजिए बेटा ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, डायरेक्शन सेम होती तो पैरेलल होते। ये जो एंगल बन रहा है इससे पता चलेगा कि ओ ए और ओ बी की डायरेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। इस फिगर में व्हाट इज दिस ए बी कॉल्ड? आर्क। आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। इज इट सम डिस्टेंस और नॉट? आर्क क्या है? डिस्टेंस ही है। यस। एंगल का ऐसा यूनिट क्या है बेटा जो प्लेन एंगल है? ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन। अब एंगल की ना एक डेफिनेशन देखना जिसको आपने इन फ्यूचर अब हमेशा ही यूज करोगे आप। जब जब सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन की बात होगी तो इस एंगल की मेजरमेंट की बात आएगी। तो याद रखना बेटा, कंडीशनल है। कंडीशन ये लिखूंगा पहले, वेन एवर एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है। मैं पूरा डेफिनेशन लिख रहा हूं। जब भी एंगल को हम रेडियन में मेजर करें, डिग्री में नहीं, यू नो एंगल का यूनिट डिग्री भी है, इसके अलावा और भी होते हैं, वो भी बताऊंगा आज। जब भी हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं देन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। जब जब एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है तो एंगल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आर्क बाय रेडियस, मतलब थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये ग्रीक अल्फाबेट है। इस अल्फाबेट को क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको हम थीटा बोलते हैं। जैसे ये अल्फा, बीटा, ये गामा, तो ये क्या है? थीटा। थीटा अगर रेडियन में मेजर किया जाए, थीटा को अगर रेडियन में मेजर किया जाए, हाउ वी डिफाइन इट? वी डिफाइन इट एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो एज पर दिस डायग्राम इट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। और बेटा आपके पास जो भी यहां वैल्यू आएगी वो वैल्यू रेडियन में होगी, दैट वैल्यू विल बी इन रेडियन, ठीक है। यू नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लीजिए। मैं यहां कुछ आपको और बताता हूं, ठीक है। सो मैथमेटिकली वी राइट, अगर मैं इसे एस बोल देता हूं, मान लो मैं इस डिस्टेंस को एस बोल दूं, ये जो आर्क है आपकी, तो थीटा जो होगा दैट विल बी एक्सप्रेस एज एस बाय आर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा इसका यूनिट।
ठीक है. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन व्हिच यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि थीटा इज इक्वल टू एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. अभी हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, सॉलिड एंगल भी समझाऊंगा. प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है. 2 डायमेंशनल बोलने का यहाँ ये मतलब है कि प्लेन एंगल वो है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना प्लेन एंगल. 3 डायमेंशनल बनेगा नहीं बोर्ड पे, आप नोटबुक पे नहीं बना सकते. ठीक है, चलो उसकी बात हम बाद में करते हैं. तो जब जब हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन इट एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस. एंगल इज डिफाइंड एज, इन जनरल ऐसे ही बोलते हैं, एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस. आर्क टू रेडियस रेशियो जो है उस रेशियो को ही एंगल बोलते हैं. ठीक है, चलो फिर आगे. अगर ये एंगल आर्क बाय रेडियस है, मुझे बताना. अब आप खुद बना लोगे. देखो, फॉर ए कंप्लीट सर्कल, फॉर ए कंप्लीट सर्कल मुझे बताओ आर्क की लेंथ कितनी होगी? फॉर ए कंप्लीट सर्कल मीन्स कि अगर मैं पूरा घूम जाऊं, यहां से पूरा घूम के पूरा इधर आ जाऊं, हो गया ना सर्कल कंप्लीट. फॉर ए कंप्लीट सर्कल ये जो हमारी आर्क बनेगी कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस है सर ये तो. सर्कमफ्रेंस होगी. आर्क विल बी 2 पाई आर. तो मुझे बताओ फॉर ए कंप्लीट, अगर यही डेफिनेशन मैंने यूज करनी है एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए, तो फॉर ए कंप्लीट सर्कल में क्या बोलूंगा? थीटा कितना हुआ? आर्क बाय रेडियस होता है बेटा थीटा. तो क्या बोलेंगे फॉर ए कंप्लीट सर्कल? थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. और मैंने आपको बोला जब भी ऐसे लिखना है तो आगे यूनिट भी लिखना है. सो दिस आर एंड आर विल बी आउट. तो थीटा क्या बच गया आपके पास? 2 पाई. 2 पाई. लेकिन रेडियन जरूर बोलना साथ में. जैसे मैं बोलूं डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 और आगे यूनिट नहीं बोलूं तो वो मीनिंगलेस है ना. तो सिर्फ 2 पाई बोलना इज मीनिंगलेस. यू हैव टू एक्सप्रेस कि 2 पाई रेडियन है. ठीक है, ये अभी आपको पता चल गया. अब मुझे बताओ एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, ये जो टोटल एंगल होता है ये कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है. एवरीबॉडी नोज दैट, राइट? दैट मीन्स कि ये जो 360 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को अगर रेडियन में लिखा जाए तो कितना लिखेंगे? क्योंकि ये भी तो कंप्लीट सर्कल के लिए है ना. इस एंगल को अगर रेडियन में लिखा जाए तो कितना लिखेंगे? 2 पाई रेडियन. 360 डिग्री कितना हुआ? दिस इज ए स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नाउ, जो हमने बना ही लिया पूरा समझ के कि 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई. ये वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया ना. आर्क बाय रेडियस से ही किया है. 360 डिग्री कितना हो गया? क्या लिखेंगे बेटा कंक्लूजन में? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो ये हमारे पास फ्यूचर में यूज होने वाला एक फॉर्मूला है. नॉट ओनली इन फिजिक्स, ये आपको मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ठीक है. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. अभी तक जो पढ़ा वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था. कैसे बना फॉर्मूला वो आपको मैंने समझा दिया, बट इन फ्यूचर आपको कैसे बना इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है. ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? हमने ये देख लिया कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन होता है. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन रूल इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथमेटिक्स. 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई रेडियन. तो मुझे बताओ इसके बेसिस पे तो हम बड़ी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. 1 डिग्री कितना हुआ? कैन आई राइट 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन? यस सर. या नहीं? तो ये 1/80 आ गया. तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बाय 180 रेडियन.
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अच्छा, ये जो है ना ऊपर लिखा हुआ, इससे भी ज्यादा यूज होता है दूसरा वाला जो अभी आपके पास नीचे लिखा हुआ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। चलेगा? ये ज्यादा यूज होने वाला बेटा फॉर्मूला, ठीक है, आपको ये ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। और इसी के बेसिस पे देखिए हम एक कन्वर्शन याद रखेंगे। अगर मैं बोलूं 1 रेडियन, सिर्फ कभी मल्टीपल चॉइस में दिख सकता है आपको, 1 रेडियन कितना हुआ? 1 रेडियन कितना हुआ? 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। ये पाई बेटा एक्चुअली नंबर आपको पता है 3.14, 22/7। तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 57 डिग्री। 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेटली अगर आपको ऐसे अपनी डेली लाइफ में जो हम एंगल्स की बात करते थे उसके साथ रिलेट करके देखना है, तो 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा कम होता है 60 डिग्री से। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक पिक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल में जैसे आपने बेसिक पढ़ा हुआ है एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, इस सर्कल में मैं एक लाइन ये बना दूं, एक लाइन ये बना दूं, ठीक है, बोलूंगा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और अगर इन दोनों के सेंटर में एक और एरो बना दूं, इसको हिलाए बिना एक और एरो बना दूं, तो बोलूंगा ये जो तीसरा वाला है सेंटर में बनाया, ये दोनों के साथ 45 बना रहा है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, टिप से रोटेट, ये देखो ऊपर से एंगल कम हो रहा है, नीचे से बढ़ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली देखो अगर ये 45 है तो ये 60 होगा, और उससे थोड़ा सा कम। नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट, आई एम नॉट टेलिंग यू द एक्चुअल मेजरमेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये एंगल जो होगा बेटा ये अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 60 से थोड़ा कम लूं, मेजरमेंट नहीं की मैंने, 60 से थोड़ा कम लेके बोलूं कि ये 57 डिग्री है। यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस 57 डिग्री? इसी 57 डिग्री को 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दिया कि 1 रेडियन, रेडियन तो यूनिट है ना। अब है क्या बेसिकली, हमारे दिमाग में ना पहले से डिग्री का फीडिंग हुआ है। वी नो कि डिग्री क्या है, 60 डिग्री क्या है, 40 डिग्री क्या है, 50 क्या है, 90 क्या है, 180 क्या होता है। बट अब के बाद जब जब आप फिजिक्स में एंगल की बात करोगे तो आपको डिग्री कन्वीनियंट तो लगेगा, बट वो कन्वीनियंस जो है ना वो हमारे लिए नहीं है। हमें तो, हमारे लिए कंपल्शन है कि हमें एंगल को एसआई यूनिट में ही एक्सप्रेस करना है, डिग्री में नहीं। डिग्री में होता है टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी होता है, डिग्री सेल्सियस में भी होता है, लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हम केल्विन में बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी कैन नॉट चेंज द ट्रेंड। तो ये जो रेडियन है ये एसआई यूनिट होने के कारण फिजिक्स में यही यूजफुल होता है। बट फिर भी हम जब जब कन्वर्शंस करेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए कि रेडियन होता कितना है। कितना होता है एक रेडियन? अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज, राइट। अब बेटा ये जो आपके पास फॉर्मूला बना, मैंने बोला ये ज्यादा यूज करेंगे हम, ठीक है, या इसी से बना ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर मैं बोलूं आपको रेडियन को लिखना है पहले मैंने, ठीक है, आई से बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 डिग्री कितना है? पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, व्हाट इज 1 डिग्री? पाई बाय, तो मुझे बताओ अभी जो हमारे कॉमन एंगल्स थे क्या बोलते थे हम? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितने रेडियन होगा? मैं डायरेक्ट लिखूं, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना, पाई बाय 6 रेडियन आएगा। जैसे 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 है तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 6।
45 डिग्री कितना होगा बेटा? 45 से मल्टीप्लाई कर लो, पाई बाय 180 को ये बनेगा पाई बाय 4 रेडियन। अगर मैं बोलूं 60 डिग्री तो 60 डिग्री होगा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही मैं और कुछ कॉमन एंगल्स लेके अगर आपको बताऊं, इफ आई से 90 डिग्री, सो दैट विल बी पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, इसको नोट करें, साथ में मुझे बताओ इसको नोट करने के बाद 120 डिग्री को कितने रेडियन बोले? 150 डिग्री को कितने रेडियन बोले? ठीक है, इसी के बेसिस पे, इसी रिलेशन के बेसिस पे नोट भी कर लीजिए और लास्ट में ये दो वैल्यूज और ऐड कर देना। करो इसको, फिर आगे बताता हूं। Done. I think it's over. So बेटा कितना आया आपके पास 120 डिग्री? 2 pi upon 3. सर 2 pi upon 3. ठीक है, तो थीटा इन रेडियन इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स बच्चे आर्क बाय रेडियस तो लिख लेते हैं बट उसको डिग्री में ही रहने देते हैं। डिग्री में नहीं रहने देना है उसको, आपने रेडियन, अगर ये डेफिनेशन तभी वैलिड होगी अगर आप एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर आप एंगल को डिग्री में लिख रहे हो देन दिस is not a valid expression, this is not a valid definition। कौन सी वाली? आर्क बाय रेडियस। तो थीटा आर्क बाय रेडियस तभी होगा अगर वो रेडियन में होगा। दिस इज अबाउट प्लेन एंगल विच इज 2 डायमेंशनल, विच यू कैन सी, विच यू कैन ड्रॉ। आप कॉपी पे बना देते हैं रेडियस बना के, ये आर है ये भी आर है, थीटा हो गया आर्क बाय रेडियस। नाउ आई विल गिव यू brief idea about solid angle also। ये आपके पास एस है,
सॉलिड एंगल का आल्दो फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं होगा, बट सिंस ये फिजिक्स की एक क्वांटिटी है, सो लेट अस ब्रीफली डिस्कस अबाउट सॉलिड एंगल आल्सो एंड वी विल कम बैक टू दिस प्लेन एंगल, क्योंकि प्लेन एंगल से तो हमारा वो रहेगा जन्म जन्म का रिश्ता ही समझ लो ऐसे। ठीक है, तो प्लेन एंगल के लिए इतना, फिर से आएंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल। बेटा जो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब जैसे जैसे किसी शॉपकीपर के पास वो चने बेचने वाला होता है ना, वो एंगल बनाता है, ऐसे एक कोन बनाता है, ये पेज लेता है, पेज को ऐसे फोल्ड किया, यू नो दिस, ये बन गया। ये जो कोन के वर्टेक्स पे एंगल बनता है ना, वो सॉलिड एंगल होता है। इट इज 3 डायमेंशनल। वी कैन नॉट ड्रॉ दिस कोन, हाँ हम विजुलाइज जरूर करेंगे। मान लीजिए कि ये एक मेरे पास सर्कल है, एक ऐसे ले लेता हूं सर्कल में, ठीक है, एंड क्या करता हूं, 4 लाइंस ड्रॉ करके आपको आइडिया दूंगा मैं। 2 से तो हम सॉलिड एंगल को कर रहे थे, एक लाइन में यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, एक एंड से, एक यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। आप बोलोगे ये तो सेम ही हुआ, नहीं ये सेम नहीं हुआ, क्योंकि ये आप ऐसे सोचो जैसे ये ऐसे पड़ी हुई है एक डिस्क, ठीक है। एक और लूंगा मैं, ये फ्रंट वाला एंड जो है यहां से भी एक ड्रॉ करूंगा, और ये जो बैक है, आप में से जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वो और बेटर तरीके से बना के दिखाना, यहां से भी लाऊंगा नीचे, और ये जो पूरा एंगल बना पूरा सबको मिला के 3 डायमेंशनल है, वो आइसक्रीम कोन की तरह, ठीक है। कॉपी पे बनाएंगे, वी कैन नॉट पुट आइसक्रीम इनटू इट, इट इज 3 डायमेंशनल। ये जो पूरा एंगल बना ना, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस सिंबल से आप 10th में रेजिस्टेंस के यूनिट को लिखते हैं ना, ओम, इसे ओम नहीं बोलते बेटा, ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, इसे ओमेगा बोलते हैं, कैपिटल ओमेगा होता है ये, दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। और ये भी एक फिजिक्स में यूज होता है डब्ल्यू के जैसा, ये भी ओमेगा है, बट ये स्मॉल ओमेगा है, ये हम फिजिक्स में यूज करेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। और दूसरा जो रेजिस्टेंस के यूनिट के लिए भी यूज होता है, सॉलिड एंगल के लिए भी यूज होता है, इसे हम बोलते हैं ओमेगा। अब जब भी इस सॉलिड एंगल को एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली स्टेरेडियन में, ना थिंक अबाउट कि मैं यहां एक छोटा सा कोई पोर्शन चूज कर लूं, ठीक है, बाहर ले आता हूं, आपको 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए। ये छोटा सा पोर्शन ऑफ एनी शेप मैंने रफली आपको दिखाने के लिए यहाँ एक स्क्वायर ले लिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया उसको, और एक स्क्वायर ना मैं यहां बना लेता हूं कंपैरेटिवली छोटा। सॉलिड एंगल क्या है, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन कर लो ना, ये और ये व्यू मिला। ये मैंने यहां से कट कर दिया, इधर से कट करके दिखा दिया आपको, ठीक है, ऊपर से और नीचे से। अभी आपको क्या 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा है, कोई थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये 3D है, और ये एंगल है इधर, ये इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये वाला जो एरिया है, देखो मैं अब एरिया बोल रहा हूं, ये वाला एरिया अगर DA है और ये रेडियस अगर R है, तो जो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, इट इज इक्वल टू DA/R²। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितने ज्यादा डिटेल में होंगे ना उतना ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, फिर उसको अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर लेवल पे अभी समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं यूज नहीं होना है अभी,
ठीक है, सिंपली ये याद रखो कि सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट है प्लेन एंगल का। ठीक है, बिकॉज हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है, सो वी नीड टू स्टडी अ लिटिल अबाउट दिस। तो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे ना, तो इससे ज्यादा नहीं है उसमें, इनफैक्ट ये ज्यादा बता दिया। ठीक है, और ये कंप्लीट जो 3 डायमेंशनल एंगल होता है ओमेगा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंप्लीट सॉलिड एंगल होता है, मैं एक और डायग्राम से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई रेडियन होता है, डबल होता है। जैसे कंप्लीट सर्कल का होता है ना 2 पाई रेडियन, तो ये कंप्लीट कोन के वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है दैट इज 4 पाई रेडियन। सॉलिड एंगल को समझते हैं बेटा, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं 3 डायमेंशनल आपको व्यू देने के लिए। मान लो ये अपने पास एक स्फीयर है, स्फीयर नॉट ए सर्कल। अब ये तो सोच के बताना पड़ेगा कि ये स्फीयर है, बनाने में तो सर्कल ही बनेगा, बट बोल के बोलना पड़ेगा कि आपको ये स्फीयर है और इस स्फीयर का ये है सेंटर, और इस स्फीयर के यहां पे मैं एक डिस्क एज्यूम कर लूं। ठीक है, समझना बेटा इस डिस्क का यहाँ पर्पस क्या है। ये मैंने यहाँ एक डिस्क रख ली। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक ए फुटबॉल, उस फुटबॉल का एक पैच इमेजिन कर लो। ठीक है, ऑल्दो उस पैच की शेप कैसी होती है, ऐसे ऐसे होता है ना, फुटबॉल के ऊपर जो मल्टी कलर्ड आपको ऐसे वाले दिख रहे हैं, फिर एक और होता है, फिर एक यहाँ होगा, और ये बन जाता है पूरा सरफेस। तो आप यही चीज इमेजिन कर लो कि मैंने यही ले लिया एक, ठीक, और ये है इसका सेंटर। क्या करता हूं मैं, लाइंस खींच लेता हूं यहां, इधर, इधर, एंड ऑफ कोर्स एक पीछे की तरफ भी, जो मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये जो बोर्ड है या आपकी जो नोटबुक है उसमें 3 डायमेंशनल नहीं हम ड्रॉ कर सकते, बट एटलीस्ट हम सोच तो सकते हैं कि एक पीछे से भी वायर बना दी ऐसे। तो ये हमारे पास जो कोन के वर्टेक्स पे एंगल बना, कोन बना ना ये, कैन यू इमेजिन दिस कोन? तो इस कोन के जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो होता है बेटा जी सॉलिड एंगल, ये पूरा। ठीक है, इस सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस कोन का एरिया है डी ए, मैं डी ए लिख रहा हूं, ए लिखता अगर टोटल होता तो, और ये रेडियस अगर आर है, ये पिक्चर जरूर बनाना बेटा। तो ये जो ओमेगा होगा, या अगर छोटा एंगल है ना तो उसे भी हम डी ओमेगा से लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो डी ओमेगा होगा दैट इज डी ए बाई आर स्क्वायर। बना लो पिक्चर, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही हो जाएगी, ज्यादा यूज तो नहीं होगा, बट हम वो भी नहीं पढ़ेंगे ना कि जो यूजफुल है वही पढ़ो बाकी तो छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो बेटा फिर से आ रहा हूं मैं प्लेन एंगल के ऊपर, क्योंकि प्लेन एंगल बहुत यूजफुल है, इसके बिना तो फिजिक्स में दाल नहीं गलेगी अपनी। प्लेन एंगल का कॉमन यूनिट क्या है जो हम कॉमनली यूज करते हैं? कॉमन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज डिग्री, बट प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज रेडियन। रेडियन। क्या और भी यूनिट्स हो सकते हैं? यस, देयर आर सम अदर यूनिट्स आल्सो। ठीक है ना, डिस्टेंस के 2 यूनिट थोड़ी है, मीटर और किलोमीटर, बहुत सारे हैं। टेम्परेचर के 2 यूनिट नहीं है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, केल्विन है, र्यूमर स्केल होता है, रैंक लाइन स्केल होता है, बहुत सारे हैं, राइट। टाइम की बात करें, मिनट है, सेकंड है, आवर है, डे, वीक, मंथ, ईयर। तो अदर यूनिट्स में वी हैव यूनिट्स लाइक मिनट, जो कि टाइम का यूनिट तो है ही है, ये एंगल का भी यूनिट है, और सेकंड भी एंगल का यूनिट है बेटा। नाउ आई एम टेलिंग यू सम टेक्निकल थिंग्स हियर। मिनट और सेकंड
टाइम के यूनिट भी हैं, मिनट और सेकंड, एंगल के भी यूनिट हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल 4 टुगेदर। ठीक है, इनके कन्वर्शन हमें जरूरत पड़ती है। तो जब जब हम एंगल की बात करेंगे, डिग्री, यूनिट्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। इनफैक्ट यूनिट्स ऑफ एंगल, डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकंड। डिग्री, रेडियन, मिनट और सेकंड। तो हमारे पास सोचो ये तो हमने कर लिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री जो है बेटा, इसको हम अगर मिनट में लिखें तो 1 डिग्री को 60 मिनट भी लिखते हैं, और 1 मिनट को ये वैसे ही जैसे टाइम के लिए भी करते हैं हम 60 सेकेंड। आल्दो ज्यादा यूज नहीं होते मिनट और सेकेंड, अभी थोड़ा सा यूज है लेकिन इस चैप्टर में भी। ठीक है, वी कैन नॉट स्किप की कोई चीज मुश्किल है तो उसको छोड़ो जी, डोंट डू दैट। तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन भी है, 1 डिग्री 60 मिनट भी है, और इसी के बेसिस पे क्या ये बोल सकते हैं दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो हो गया कितना? 3600 सेकेंड भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये वाला हमने पहले प्रूव किया है। यहाँ आप ऐसे टाइम के साथ चाहे रिलेट करके समझ लो, जैसे 1 घंटे में 60 सेकेंड, तो ये याद रखो 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 घंटे में जैसे 60 मिनट बोलते हैं, तो यहाँ के याद रखोगे इन 1 डिग्री 60 मिनट्स, और आगे वाला तो सेम ही है, वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। तो इधर देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे काम आने वाली है कल, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है, और यहाँ देखोगे तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड भी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 3600 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन? फिर इसी के बेसिस पे क्या हम ये बोल सकते हैं दैट 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? पाई डिवाइडेड बाय 180 तो पहले से ही था, इनटू 3600। यूनिट कुछ लिखूं क्या? बोलो। 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई, सॉरी, 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180। यूनिट लिखना पड़ेगा ना? क्या यूनिट लिखूं? रेडियन। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़े सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने की, तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला है। या फिजिक्स में फॉर्मूले बड़े हैं यार, क्या कर सकते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाय 180। ये पाई का टॉप थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एज वेल एज 1 degree is equal to 3600 second. So on that basis, we have this relation: 1 second equals to pi divided by 180 into 3600. Note कर लीजिए बेटा इसको भी. Somebody is asking something. ठीक है, दिस इज द समरी फॉर टुडेज क्लास. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो कैन यू टेल मी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दिस इज वन लाइन, दिस इज द अदर लाइन, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90 डिग्री. 90 डिग्री में बात करते हैं यार. फिर फायदा क्या हुआ? 90 रेडियन. इट इज पाई बाय 2 रेडियन भैया. 90 डिग्री तो पहले ही पता है, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है. लेकिन अब आपने ना ये यूज नहीं करना है डिग्री. पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, लेकिन पाई बाय 2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री.
ठीक है, दिस इज अबाउट डिफरेंट यूनिट्स एंड देयर कन्वर्शंस। बेटा जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं फिजिक्स में हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, देन वी स्टार्ट टुमारो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिक्स? अगर क्लियर कट वन लाइन आंसर देना है तो फिजिक्स का पर्पस है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिक्स? फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करना। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, तो ब्रॉडली दो तरह के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट के मेथड कितने हैं? मेजरमेंट करने के दो मेथड हैं ब्रॉडली, वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड एंड द अदर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड। देखिए बेटा डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ध्यान से सुनना समझना और फिर लिखना, जिनमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी is compared with some standard. स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है बेटा प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जी एक स्केल है, ठीक है, दिस इज सम स्केल, दिख रहा है? तो इस स्केल की लेंथ कितनी होगी, दैट इज प्री डिफाइंड। सो अगर मुझे इस पेन की लेंथ पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्केल लिया एंड आई हैव केप्ट द स्केल हेयर। मैं अभी स्केल तो नहीं बना रहा यहाँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगर मेरे पास ये एक स्केल है, ठीक है, एंड इसमें मार्किंग्स हैं, यहाँ मार्किंग होती हैं, और ये स्टैंडर्ड है ना कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर, और मुझे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट का एक एंड यहाँ रखूंगा, जहां दूसरा खत्म होगा तो बोलूंगा इतनी लेंथ है। तो इस प्रोसेस में मैंने किया क्या? इस प्रोसेस में मैंने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंपेयर किया किसके साथ? इस स्टैंडर्ड के साथ। ये जो प्री डिफाइंड, ये जो नाउन है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड, तो उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस रूम की, जिस रूम में आप बैठे हैं, उस रूम की अगर लेंथ पता करनी होगी तो क्या करोगे? एक मेजरिंग टेप देखी होगी आपने, ऐसे लंबी सी टेप होती है, उस टेप के एक एंड को यहां रखेंगे और दूसरा एंड ले जाएंगे दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है ना? एक एंड यहां रखा, दूसरा एंड यहां ले जाएंगे, ऐसे सीधा रखते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि इस रूम की लेंथ कितनी है। तो वो भी तो डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, रूम की लेंथ को कंपेयर किया किसके साथ? उस मीटर, उसके साथ, स्केल के साथ। स्केल ही है वो भी। हमने मास फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो कॉमनली मास कैसे फाइंड करते हैं? वेट, जिसको हम बोलते हैं, आल्दो वेट और मास में तो फर्क होता है। हम वेइंग स्केल लेते हैं, ये वेइंग स्केल है, इसके दो पैन्स होते हैं, यहाँ एक तरफ स्टैंडर्ड मास रखा जाता है, स्टैंडर्ड मतलब नाउन, जैसे 500 ग्राम, तो दूसरी तरफ हम ऑब्जेक्ट डालते जाएंगे, तो जैसे ही ये 500 ग्राम हुए, बैलेंस हो गया, तो हम बोलेंगे ये 500 ग्राम है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पोटैटो रखे, ये पोटैटो कितने हैं? 500 ग्राम। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने इन पोटैटोज के मास को कंपेयर किया किसके साथ? इस स्टैंडर्ड के साथ। और वो स्टैंडर्ड क्या है? हमने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, राइट? दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। लेकिन इन डायरेक्ट मेथड का ना एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि दीज मेथड्स आर एक्यूरेट मेथड्स। एक्यूरेसी होती है,
खुद तो कर रहे हैं, पर अगर हमें स्केल के साथ मेजरमेंट करना आता है या जो भी डिवाइस है उसको यूज करना आता है तो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। लेकिन बेटा ये जो डायरेक्ट मेथड है दे आर नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स। बहुत बड़ी और बहुत छोटी क्वांटिटीज की मेजरमेंट हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। जैसे हम डायरेक्ट मेथड से ये नहीं पता कर सकते कि अर्थ, अगर यहाँ अर्थ है और यहाँ मून है तो कोई ऐसा वेइंग स्केल ये नहीं होगा कि हमारे पास मेजरिंग टेप नहीं होगा कि एक एंड यहाँ रखे और दूसरा एंड उठा के कोई उधर चला जाए, बोलेगा हेलीकॉप्टर में जाए या प्लेन में जाए और ये स्केल बोलेगा इतना है। ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड्स हैव लिमिटेड एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रॉन का मास पता करना है, प्रोटॉन का साइज देखना है, तो उसमें डायरेक्ट मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड की लिमिटेशन क्या है कि अगर किसी क्वांटिटी जिसकी भी मेजरमेंट करनी है अगर वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी है तो डायरेक्ट मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो डायरेक्ट मेथड का यूज छोटी छोटी क्वांटिटीज के लिए है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो कल हम बात करेंगे मेजरमेंट्स इनडायरेक्ट मेथड से कैसे करनी है, एज वेल एज डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आई विल शो यू सम पिक्चर्स जिसमें इंस्ट्रूमेंट एक तो जैसे आपको पता है स्केल, बट देयर आर सम टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। प्रैक्टिकल्स में 11th के सबसे पहले फिजिक्स में वही करवाए जाते हैं। ठीक है, कल हम उसी की बात करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग इट इज ओवर एंड